नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे पिछले कुछ दिनों से मिस कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार थीम लेके आया हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से क्या हर महीने सैलरी कमाई जा सकती है? क्या हर महीने स्टॉक मार्केट हमें सैलरी दे सकता है? इसी का जवाब आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने जानेंगे कि क्या हमें स्टॉक मार्केट हर महीने सैलरी दे सकता है? और इसका जवाब आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और डिटेल में जानने से पहले पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टॉक मार्केट से हर महीने हमें सैलरी मिलती रहे? बिल्कुल, ज़रूर पॉसिबल है। और ये ज़रूर पॉसिबल है। आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट से हर महीने मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और बिना किसी ज़्यादा रिस्क लिए हुए और बिना किसी ज़्यादा उतार-चढ़ाव के। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं आपसे इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको एक्चुअली कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। और तो दोस्तों, मंथली इनकम जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप मंथली इनकम जनरेट करने के लिए आप क्या चीज़ आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपके पास कोई सोर्स इनकम ज़रूर होनी चाहिए। पहले तो आपके पास अगर सोर्स इनकम होगी, उसी सोर्स इनकम से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले तो सोर्स इनकम आपको ज़रूर किसी तरह से आपको एक्युमुलेट करनी है। ये पहला पॉइंट हो गया और आपको टाइम ज़रूर देना है। तो देखिए, आपके पास एक तो सोर्स इनकम प्लस टाइम। टाइम आपको ये इनकम मैं ये अभी मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नहीं होगी। आपको ये इनकम भी पहले बनानी है, सोर्स इनकम सोर्स अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। तो सोर्स अमाउंट हम ये मान लेते हैं कि अगर आपके पास अगर आप 50 लाख रुपए बना लेते हैं या आप 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं, तो क्या आप इससे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। आप एफडी में इन्वेस्ट कर दें और आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, तो उससे आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। लेकिन हम इसे स्टॉक मार्केट में हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमें ग्रोथ भी मिलती रहे और हमें मंथली इनकम भी मिलती रहे, वो भी पॉइंट हम समझेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो इनकम आपको एक तो पैसा ज़रूर बनाना है, पैसा बनाने के अलावा आपको समय भी देना है। तो आपको इस पैसे को बनाने के लिए थोड़ा समय देना है, थोड़ा-सा पोर्टफोलियो ग्रो करने के लिए थोड़ा-सा टाइम देना है। तो टाइम अगर आपके पास है, अगर आप थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, थोड़े टाइम का मतलब मेरा मतलब 5 साल से है, कि 5 साल तो आपको लगाने होंगे, तो 4 से 5 साल अगर आप इसमें लगा सकते हैं, देने के लिए तैयार हैं, 5 साल और आप कोई एक अमाउंट बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये 2 चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो इसके अलावा हम समझेंगे कि कैसे आप इससे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। और अभी जैसा कि आपको मैं अगर अपनी स्क्रीन दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ कंपनियाँ यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं और ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी शेयर किया था। तो ये मैंने एक बहुत ही कॉमन कंपनियाँ ली हैं और मार्केट में जो कंपनियाँ जिनका नाम है, जो कई सालों से अच्छा परफ़ॉर्मेंस करती आ रही हैं, तो मैंने उन कंपनियों को लिया है और इन कंपनियों को मैंने इनका एक प्राइस कि अगर आपने 2014 में इसमें इन्वेस्ट किया था और आपके पास आज कितने शेयर होते हैं और उसमें आपको आपका जो प्राइस है, जो 2014 का प्राइस क्या था और ये करंट प्राइस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये जो 2014, 15, 16, 17 तो इसमें मैंने डिविडेंड की अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। तो ये डिविडेंड आपको कितना डिविडेंड इसमें मिलता, तो इसमें वो कैलकुलेशन किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर आपके पास पहले तो आपको कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ आपको कोई फिगर ज़रूर रखनी होगी, आपको इनकम कितनी चाहिए। सबसे जो पहला इसमें मंथली इनकम जनरेट करने के लिए जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कितनी मंथली इनकम की आवश्यकता है। ये आपको कैलकुलेट करना और ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को 50,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए, किसी को 1 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम जो भी आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वो आपकी नौकरी हो सकती है और आपका बिज़नेस हो सकता है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपकी जो भी है, उससे जो ये शेयर मार्केट की जो इनकम है, अगर ये उससे बीट करनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
तो वही इनकम मैं चाहूँगा कि आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है, तो आपके माइंड में कहीं ना तो कहीं ये होना चाहिए कि मेरी जो ये शेयर मार्केट से जो कमाई हुई इनकम है, मंथली इनकम, वो कहीं ना तो कहीं 60,000 रुपये होनी चाहिए। तो ये आपको प्लान में रखना होगा। और अगर आपकी प्राइमरी इनकम आज 1 लाख रुपए है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो मेरी शेयर मार्केट से इनकम है वो भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही होनी चाहिए। 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा। तो आप उसी समय उसी केस में आप कह सकते हैं कि आप शेयर मार्केट से आप मंथली इनकम कमा रहे हैं, जो आपकी इनकम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से हो रही है, उससे कहीं बेटर इनकम आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से शेयर मार्केट से आप जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसा थीम जरूर रखना चाहिए कि मेरा जो इनकम है, जो मैं आप इनकम जो जनरेट कर रहे हैं, वो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को बीट करना चाहिए। तो अ, वो फिगर रखने के लिए मैं एक रफ ले लेता हूँ। अभी हम 50,000 रुपये की बात करते हैं। आप अप्रोक्सीमेटली उसी तरीके से अपना अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। आपको जितनी इनकम चाहिए, अगर आप जितने भी सोर्स अमाउंट में 50,000 रुपये की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपको जस्ट उसका डबल कर देना है। उतना अमाउंट आप बना लेंगे शेयर मार्केट से, तो आपका ऑटोमेटिकली वो 1 करोड़ रुपए भी 1 लाख रुपए भी पर मंथ इनकम हो जाएगा। तो अभी हम 50,000 रुपये की फिगर पे चलते हैं। तो 50,000 रुपये की फिगर पे अगर मैं कहूँ कि आपने जो है मार्केट में, अगर आपने इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए होते, तो दोस्तों 50 लाख रुपए लगाए होते, तो हम इन सबको नहीं लेंगे। तो आप ये देखिए, अगर मैं आप यहाँ पे जो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करें, तो सम ऑफ डिविडेंड मैंने पिछले 6 सालों का यहाँ पे डिविडेंड निकाला हुआ है, 2014 से लेकर 2021 तक। तो 2014 से 21 तक डिविडेंड सम सबसे ज्यादा किन कंपनियों का है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका डिविडेंड जो है अमाउंट पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड वाली इनकम वाली कंपनी चूज़ करनी चाहिए अपने मंथली इनकम के लिए। तो आप इन 2 कंपनियों को आप चूज़ कर सकते हैं, अच्छा मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप इन 2 कंपनियों को अगर आप चूज़ करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे 50 लाख रुपए और यहाँ पे 50 लाख रुपए। आप और वैल्यूज़ को ना देखें, केवल इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल को देखें। और इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल को अगर आप देखते हैं, तो 50 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आपको डिविडेंड इसमें कितना मिलता? डिविडेंड हर साल की हम बात करके चलते हैं, तो हर साल, या अगर हम 2014 की बात करें, तो आपको 8,35,000 रुपए का डिविडेंड मिला होता, और इसमें 8,63,000 रुपए का डिविडेंड मिला होता। तो 8-8 लाख रुपए का आपको डिविडेंड मिला होता। और अगर आप यही यहाँ पे देखें, तो देखिए ये तो यहाँ पे हमने इन दोनों कंपनियों को, इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल को ही हमने चूज किया है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है पिछले 6 सालों में। तो अगर हम इन्हीं दो कंपनियों में अपना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो है साल की कमाई कितनी होती है? तो 2014 में आपकी जो डिविडेंड से कमाई हुई 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, मतलब आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 50 लाख रुपए ओरेकल फाइनेंशियल में और 50 लाख रुपए इन्फोसिस में, और आपकी साल में इनकम कितनी हुई? ये आपकी जो साल में इनकम हुई, ये हुई 16,98,844 रुपए। तो 16 लाख इनकम आपकी साल में हुई डिविडेंड से। और आप इसे 12 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 12 से डिवाइड करना चाहें, तो 16 लाख रुपए को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 16,98,844। तो इसे 12 से डिवाइड करके आपका मंथली कितना आ रहा है? तो मंथली आपका जो है 1,41,570 रुपये इनकम आ रही है। तो अगर आपको देखिए, तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको ये अमाउंट बनाना पड़ेगा। ये अमाउंट जो है, आपने 1 करोड़ रुपए आपको बनाने पड़ेंगे इतना कमाने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए तो आपको बनाना पड़ेगा, वो भी आप मार्केट से ही बनाएंगे। और मार्केट से आप धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करते जाइए, धीरे धीरे इन दोनों कंपनियों में अपना एक्यूमुलेशन बढ़ाते जाइए, क्योंकि ये डिविडेंड भी अच्छा देती है और ग्रो भी करती है। तो आप इनमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके आप इन्हें 1 करोड़ की तरफ ले जाइए। और पहले 50 लाख रुपए से का टारगेट रखिए। पहले 50 लाख रुपए एक बार अचीव हो जाए, तो फिर उसे 1 करोड़ की तरफ बढ़ाइए। और अगर आपने इसका आधा भी इन्वेस्ट किया होता, मतलब
25 लाख रुपए ओरेकल फाइनेंशियल में और 25 लाख रुपए इन्फोसिस में, तो भी आपकी जो है मंथली इनकम वो 70,000 रुपए के आसपास हुई थी तो ईयर 2014 में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी आप इनकम टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए पर मंथ टारगेट किया हुआ है, तो जो ये एक्सेस अमाउंट है 40,000 का, ये आप कहीं और जोड़िए, कहीं और जोड़ के और इस पे और इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, ताकि या अगर किसी साल कम डिविडेंड मिलता है तो आप उस साल के लिए इसे मंथली अमाउंट में, मंथली इनकम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट ईयर से टारगेट कर रहे हैं तो मंथली इनकम के लिए, तो आपका इस साल इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। मतलब एक साल आपका वो जनरेट हो जाए, एक साल आपका जो भी डिविडेंड अमाउंट जनरेट हो गया है उसे आप नेक्स्ट ईयर यूज करिए मंथली इनकम के लिए। आप ऐसा प्लान मत करिए कि आपका जो इस साल डिविडेंड आएगा उसी से आपका मंथली इनकम चलेगा, नहीं। इस साल जो डिविडेंड आ गया है उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी सेविंग अकाउंट में। अगर आपने सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आप एक साल लेट प्लान करिए, तो मैं अगर 2014 की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 2014 में इतने पैसे लगाए होते और आपका इतना अमाउंट जो आया है 16,98,000 रुपए, तो 2014 में इन 16,98,000 रुपए को आप इन्वेस्ट कर दीजिए सेविंग अकाउंट में। ये पैसे डायरेक्टली आप मंथली इनकम के लिए मत यूज करिए, या तो सेविंग अकाउंट और या तो किसी मंथली एफडी में आप डाल दीजिए कि जहां से आपको मंथली इनकम मिलती रहे। तो पहले तो आप अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, जहाँ पे सेविंग अकाउंट में अगर आप डालते हैं, पोस्ट ऑफिस एग्जांपल लेते हैं पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप डालते हैं तो वहाँ पे आपको 4% का और इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने ये साल, इस साल का पैसा 16,98,000 रुपये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रख दिए, जहाँ से आपको 4% इंटरेस्ट और मिलेगा। तो इस पैसे पे आप 4% इंटरेस्ट और कमाएंगे, जो कि करीब तकरीबन 40 और 60-70 हज़ार रुपये के आसपास होगा। तो ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिला इस साल के लिए। अब आपका जो एक्यूमुलेशन इस साल का है उसे आप नेक्स्ट ईयर से, आप नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली एक साल बाद से आप हर महीने मंथली इनकम के रूप में यूज कर सकते हैं। और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर 1 लाख रुपए की है तो आप और आपको मंथली इनकम 1,40,000 आ रही है, आप सारा यूज कर लीजिए, नहीं। आपको मंथली इनकम जो है 1 लाख रुपए ही यूज करनी है, 40,000 रुपये एक्सेस है उसे आप और इन्वेस्टेड रहने दीजिए और अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको थोड़ा बेटर जो है रिटर्न मिल पाए, ताकि वो आपका एक्यूमुलेशन और होता रहे और उस साल में काम आए जिस साल थोड़ा डिविडेंड कम आए। तो ऐसे अगर आप प्लान करेंगे तो और हम अगर एग्जांपल लेते हैं 2015 का, तो 2015 में भी अगर हम देखें तो 2015 में जो इंटरेस्ट आया है साल का, ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं इस रो में, तो ये हमने मंथली जो हमने साल का इनकम कैलकुलेट किया है, साल का डिविडेंड अमाउंट केवल इन्फोसिस और ओरेकल फाइनेंशियल का, ये दो ही कंपनियों का चूज किया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे J10 J12, तो ये केवल हमने इन्हीं दोनों कंपनियों का चूज कैलकुलेट किया है, क्योंकि इन दोनों ने सबसे बेटर डिविडेंड दिया है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर 7,78,000 रुपये ही डिविडेंड आया है दोनों कंपनियों का मिला के। तो 7,78,000 रुपये को ऐसे ही आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो डिविडेंड कम हुआ है, पिछले साल ज्यादा आया था, इस साल कम आया, तो 7,78,179, उसे भी आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो मंथली इनकम आ गया 64,000 आ गया। तो 64,000 को भी आप इस साल एक्यूमुलेट करिए, इस साल आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इसे नेक्स्ट ईयर मंथली इनकम के लिए यूज करेंगे। और इसमें जो अभी आपका जो पिछले साल का जो 40,000 रुपये एक्सेस आ रहा था वो भी इसमें जुड़ेगा, और वो भी जुड़ते हुए आपका इस साल का भी एक्यूमुलेशन होगा, और इस पे आप 4% अतिरिक्त ब्याज कमाएंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट स्कीम से। तो इसे आप चूज कर सकते हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट ईयर का देखें तो उसमें केवल 4,64,000 का ही है, तो 4,64,000 को भी हम डिवाइड करेंगे 12 से, 4,64,000 और 104 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे 38,000 रुपये, 675 रुपये की पर मंथ इनकम आ रही है। तो ऐसे ही 38,000 रुपये, 38,675 रुपये की आपको आपको इस साल इनकम कम हुई है। तो इस साल इनकम कम हुई है, बट इसे आप यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट, जो एक्यूमुलेशन जो पिछले साल और पिछले साल जो आया है उसमें जो और इंटरेस्ट लगता रहेगा वो इसकी भरपाई पूरी करेगा। तो आपको उसी तरह से अपने खर्चे भी रिड्यूस करने चाहिए, जिस तरह से जैसे आप अगर इस साल आप एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी एनालिसिस, आपकी इनकम, डिविडेंड इनकम कमाई है, तो उसी तरह से आप नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मुझे जो है इसी हिसाब से मुझे अपने खर्चे मेंटेन करने हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे कम डिविडेंड आया है, वो है 4,64,104 रुपए का। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड है वो 6,11,000 का है, नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, और फिर ये 2,57,000 का इस साल हो गया है, फिर 5,66,000 का, फिर 5,27,000 का। तो आपको थोड़ी इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है शेयर मार्केट से जब भी आप मंथली इनकम प्लान कर रहे हैं। तो एक तो आप उसी साल अपना इनकम यूज नहीं करेंगे, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, आपको इमरजेंसी फंड की भी प्लानिंग करनी है और ज़रूर करनी है। कम से कम इमरजेंसी फंड नॉर्मल केस में आप 6 महीने की प्लान करते हैं, इसमें आप इमरजेंसी फंड भी आप कम से कम 1 साल का बनाएंगे, ताकि किसी साल डिविडेंड कम आया या नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम हुई तो आप उस साल की भरपाई कर पाएँ। और जिस साल एक्सेस अमाउंट है उस साल के एक्सेस अमाउंट को आप यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, और आपका जितने में खर्चा मेंटेन हो जा रहा है उससे जो भी अमाउंट बच रहा है उसे आप बेटर जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो डिविडेंड अमाउंट को आप कहीं भी गैर ज़रूरी खर्चों में आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेटर प्लानिंग करेंगे, बेटर अगर आप फाइनेंशियल अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो ये ज़रूर संभव है मंथली इनकम प्लान करना। और इसे आप बेटर थोड़ा इमरजेंसी फंड मेंटेन करके और मंथली इनकम 1 साल बाद का, अगर आपको जितना कंफर्ट आता है, अगर आपको 1 साल में कंफर्ट नहीं आता है तो आप 2 साल इन्वेस्ट करिए, 2 साल का डिविडेंड आप तीसरे साल यूज़ करिए। आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे डिविडेंड कम आया है, तो 2,57,000 किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2,57,000 का ही डिविडेंड मिला है। तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या है, उस सिनेरियो में आप प्लान करिए कि आप 2 साल का डिविडेंड अमाउंट तीसरे साल में यूज़ करेंगे। तो हर 2 साल का डिविडेंड अमाउंट आप तीसरे साल में यूज़ करेंगे, आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। तो ये सब अगर आप बातें ध्यान में रखेंगे कि इमरजेंसी फंड और प्रॉपर आप गैप दीजिए अपने मंथली एक्सपेंसेस को यूज़ करने के लिए। 2 महीने की आप डिविडेंड एक्युमुलेट करिए, उस पे आप और इंटरेस्ट लीजिए 4% का सेविंग अकाउंट का, या एफडी का आप 6% 7% एफडी का भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसे मंथली इनकम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जब अ, आपको पहले ये अमाउंट भी बनाना है। अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे मंथली इनकम के लिए, तो आपको अमाउंट भी बनाना है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम अपने सारी चीज़ों को 4 भागों में बाँटें। एक तो अगर पहली कैटेगरी आती है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। हमें अपने खर्चे केवल उन्हीं चीज़ों में करने चाहिए जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। और दूसरी कैटेगरी आती है इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। तो चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो या अगर मेरा ये मानना है कि आपकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आपको केवल पहली टाइप के ही खर्चे करने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। और आपको इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले खर्चे जो है वो इग्नोर करने चाहिए। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट तो बिल्कुल भी आपको अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से नहीं करने चाहिए। और नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। तो वो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपको देखनी है कि क्या वो अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आप उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, और आपको पहली कैटेगरी ही वाले खर्चे ही अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से करें। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से आप कहीं भी गैर ज़रूरी खर्चा ना करें और उसे एक्युमुलेट करें और ये कॉर्पस बनाने में लगाएँ, जिससे आप मंथली इनकम जनरेट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि आप अगर कोई खर्चा का प्लान कर रहे हैं, तो वो जो आपके मार्केट से जो मंथली जो डिविडेंड जनरेट हो रही है और उससे जो जनरेट हो रही है, उसी से आप ट्राई करें मैक्सिमम खर्चे करने का, और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को आप पूरी तरह से लगाएँ, एक अच्छा कॉर्पस बनाने में, जिससे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ये मंथली इनकम जनरेट करने का प्लान पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोज़ लेने के लिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपके लिए बेहतरीन और कोई थीम लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।